ठीक है, तो स्टार्ट करें। गुड इवनिंग क्लास। आइए, आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस है 40 उसको डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक उसके आधार पर आपको नए क्वेश्चन सीखने को मिले। तो आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि पेन नोटबुक लेके बैठिए और जो एडिशनल क्वेश्चन आपको मिलता है प्लीज़ आप उसको नोट कीजिए। इससे क्या होगा कि टेस्ट जो है आपका काफ़ी यूजफुल होगा। समझ रहे बात को? चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? ठीक है, तो इसका आंसर है ए, राजगृह। आप सब लोग जानते हैं कि बौद्ध धर्म में 4 संगति हुआ था। 483 में प्रथम संगति जो था राजगृह में था। यहाँ अध्यक्ष थे महाकश्यप और हर्यक वंश के राजा थे अजातशत्रु, जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया था। तो महापरिनिर्वाण का मतलब होता है कि मरना, मृत्यु। सिर्फ निर्वाण लिखा हुआ है तो निर्वाण का अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति। तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था और बुद्ध का मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। तो उनके मरने के साथ ही प्रथम बौद्ध संगति राजगीर में हुआ था। दूसरा वैशाली में। यहाँ राजा थे कालाशोक। सॉरी, ये 383 है उनके मृत्यु के बाद। और मृत्यु के 100 वर्ष बाद और यहाँ अध्यक्ष थे साबाकामी। ठीक है। तीसरा बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुआ था। अशोक राजा थे और मोगली पुता तीसा अध्यक्ष थे। चौथा संगति 72 ईस्वी में कश्मीर में हुआ था। कनिष्क राजा थे और यहाँ पे अध्यक्ष थे वासुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। तो सिर्फ चौथे बौद्ध संगति में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी थे। तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 4 बौद्ध संगति हुए थे। पहला राजगृह, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा संस्कृति के विघटन या पतन के कारण क्या थे? ठीक है। तो इसमें किसने कहा था किसके लिए इंद्र उत्तरदायी थे? तो सर मोर्टिमर व्हीलर, सर जॉन मार्शल ने कहा था कि बाढ़
उत्तरदायी था। सर आरएल स्टाइन ने कहा था कि जलवायु परिवर्तन उत्तरदायी था। तो तीनों ऑप्शन आपके सामने आ गए, ठीक है। अब वहां एक तो क्वेश्चन आ गया आपको, वहां पे बाढ़ पूछ देगा, जलवायु परिवर्तन पूछ देगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विघटन पतन कैसे हुआ, आज भी इतिहासकारों के बीच में एक विवाद की वस्तु है। जब तक सिंधु घाटी सभ्यता का भाषा जो था चित्रात्मक या भावात्मक, इसको पढ़ा नहीं जाएगा, तब तक इसके विषय में कन्फर्म कुछ कहना बड़ा मुश्किल, ठीक है। 1750 ईस्वी में इसका पतन हुआ था। पतन के बहुत सारे उत्तरदायी कारण है। कुछ लोग कहता है कि आग से खत्म हुआ, कुछ लोग कहता है नदियों ने रास्ता बदल लिया। तो ये चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्राय महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए गए? चालुक्य वंश। आप देखेंगे कि चालुक्य वंश के जितने राजा हुए उसमें उनके माता का नाम भी जोड़ा जाता था, और वो शासिका भी बनती थी, ऊंचे ऊंचे पद पर भी आती थी। जैसे चालुक्य वंश का सबसे इम्पोर्टेंट शासक था गौतमी पुत्र सतकर्णी। तो गौतमी कौन थी? उनकी माता थी। इनका शिलालेख भी मिलता है। नासिक का महाराष्ट्र में शिलालेख गौतमी से संबंधित है। तो ये क्या है? एडिशनल क्वेश्चन है, इसको नोट कीजिए। यहां पर एक क्वेश्चन सिर्फ देख के काम नहीं करना। चोल वंश था, चोल वंश पे 3 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट। ये ग्रामीण शासन के लिए प्रसिद्ध थे, पहला। दूसरा, नटराज भगवान शंकर की तांडव करते जो मूर्ति है कांस्य की, जिसको नटराज कहते, ये किस काल का है? तो चोल काल का। समझ रहे बात को? तो ये चीजें जो है आपको ध्यान रखना चाहिए। विक्रम पाल वंश बिहार, बंगाल में इनका शासन था। इनमें विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, धर्मपाल ने स्थापित किया था। तो ये क्वेश्चन आपको एडिशनल क्वेश्चन है, प्लीज नोट कीजिए। ये यहाँ पे कुछ जगह के नाम दिए गए हैं और उसका उत्खनन किसने किया, उसकी खुदाई किसने की, उनके नाम और ईयर दिए गए। समझ रहे बात को? तो आप इसमें देखेंगे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो हड़प्पा तो जानते हैं,
बाकी तक्षशिला, कौशाम्बी ये नहीं जानते। तो यहाँ पे देखिए हड़प्पा में सब लोग जानता है तीन दयाराम साहनी। ऑप्शन देखिए, सिर्फ सी ऑप्शन है। ऐसा शायद परीक्षा में नहीं हो, लेकिन आपका यहाँ काम हो गया। तो काम जो आपका हुआ ये अस्थाई हुआ, अस्थाई नहीं हुआ। ठीक है, इसमें आप अब देखिए, बी में हस्तिनापुर में 4 है बीबी लाल, तक्षशिला एनजी मजुमदार है, कौशाम्बी जॉन मार्शल। तो अब आपको ये चारों जान गए। तक्षशिला भारत का प्रथम विश्वविद्यालय था। यहाँ 2 क्वेश्चन देखना है। भारत का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला, क्योंकि अब तक्षशिला पाकिस्तान में, गंधार में था। तो आधुनिक भारत का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा। आप लोग जो लोग ऑनलाइन है जुड़े हुए हैं मेरे साथ, कुछ बच्चों का एकदम सही आंसर आ रहा है। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय के फाउंडर कौन थे, संस्थापक कौन थे? जैसे नालंदा के कुमारगुप्त प्रथम थे। गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। वैसे आप लोग कमेंट करके, जो बच्चे जुड़े हुए हैं साथ में, आप आंसर दीजिए कि तक्षशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। कमेंट में लिखिए। चलिए, आवाज अब ठीक आ जाएगा। आप आंसर बताइए। बोर्ड पर लिखा हुआ है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। देखिए और इसको बताइए। सभी लोग को गुड इवनिंग, राम राम। सब लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। परीक्षा का डेट बढ़ते जा रहा है। क्वेश्चन का आंसर कीजिए। तक्षशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? जल्दी। निम्नलिखित सुल्तानों में किसे लाख बख्श कहते हैं? ये दिल्ली सल्तनत के सुल्तान हैं। इसमें किसको लाख बख्श कहते हैं? तो आंसर है सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कुरान शाह कहते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने पूरा कुरान याद कर लिया था, इसलिए इसे कुरान शाह कहते। ठीक है। लाख बख्श चूंकि लाखों का दान देता था, दान देने में विश्वास रखता था, इसलिए इसको लाख बख्श कहते। एक भी विद्यार्थी लोगों से, बिहार के भावी शिक्षक, आंसर नहीं आया, नोट कर लीजिए। तक्षशिला विश्वविद्यालय को गंधार के राजा पुष्कर सरीन ने स्थापित किया था। नोट कर लीजिए प्लीज। तक्षशिला विश्वविद्यालय को गंधार के राजा
तक्षशिला पाकिस्तान में है रश्मि, आज के समय गंधार में। आवाज नहीं आ रही है भाई, टेक्निकल में मैं तो कुछ मदद करने में असहाय हूँ। तो लाख वक्स कहते थे इल्तुतमिश को गुलामों गुलाम का गुलाम कहते हैं, स्लेव ऑफ स्लेव। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और बलबन को गुलामों का गुलाम कहते हैं। बलबन को गुलामों का गुलाम कहते हैं। अब सब लोगों को आवाज क्लियर है? ठीक है, एक बार यस लिख दीजिए। चलिए ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन आपके परीक्षा के बन गए। लाख बख्श और कुरान शाह कुतुबुद्दीन ऐबक को कहते, इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहते हैं। लैंग्वेज देखिएगा, भाषा पर ध्यान दीजिएगा। गुलाम का गुलाम, चूंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मुहम्मद गोरी का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था, इसलिए इसे गुलाम का गुलाम कहते। बलबन जो था वो इल्तुतमिश का गुलाम था, ठीक है, तो इसलिए उसे गुलामों का गुलाम कहते, क्योंकि उसके पहले 2 गुलाम हो गए। इल्तुतमिश भी ऐबक का गुलाम था और ऐबक मुहम्मद गोरी का गुलाम था। कहीं कोई डाउट्स हो पूछ सकते हो, लिख सकते हो क्वेश्चन। जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल अस्त कहते थे? तो उस्ताद मंसूर को। जहांगीर का शासनकाल चित्रकला का स्वर्णिम काल था। भारत के इतिहास में सबसे अधिक चित्रकला का विकास जहांगीर के शासनकाल में हुआ। एक क्वेश्चन यहाँ आता है कि किस मुगल शासक ने बीपीएससी में क्वेश्चन आया है, चित्रकला के लिए कारखाना बनवाया था? आंसर अकबर। जहांगीर मार मत देना आंसर। आंसर अकबर। अकबर प्रथम मुगल सम्राट था जिसने चित्रकला के लिए कारखाना की स्थापना किया था। जहांगीर के शासनकाल के चित्रकला का स्वर्णिम काल कहते। उस्ताद मंसूर मनोहर भी थे उसके दरबार में, बिशन दास भी थे, लेकिन उस्ताद मंसूर जहांगीर के दरबार का सबसे महत्वपूर्ण चित्रकार था। बेस्ट पेंटर इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर। इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने
दिल्ली का आदर्श सुल्तान किसको कहा है? तो फिरोज शाह तुगलक को। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक को। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक था जिसने अपनी जीवनी लिखा था। आप सब जानते हो दिल्ली सल्तनत में 31 राजा हुए, 31 सुल्तान हुए टोटल, और एक रानी हुई रजिया सुल्ताना। तो ये 31 राजाओं में एकमात्र शासक था फिरोज शाह तुगलक, जिसने अपनी आत्मकथा फतूहत ए फिरोज शाही फारसी भाषा में लिखा था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक था। हाँ राहुल, मैं केडी कैंपस में था, 4 साल पढ़ाया। पहले पारामाउंट में था, फिर केडी में आया था। सही बोल रहे बेटा, राइट। चलिए, दुनिया बहुत गोल है, मिलजुल जाते हैं। इस बार खूब मेहनत कीजिए, शिक्षक का एग्जाम निकाल लीजिए, रैंक बनाइए। ठीक है, ये क्लियर क्वेश्चन? ठीक है राहुल, थैंक यू। निम्नलिखित कवियों में से अकबर ने किसे मालिक उस शोरा का उपाधि दिया था? तो याद रखना है, फैजी, फैजी अबुल फजल के भाई थे, और ये अकबर के दरबार में नौरत्न में शामिल थे। सब लोग खुश रहिए भाई, प्रणाम, गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया। लेकिन पर्पस ये है कि रिजल्ट चाहिए। खूब मेहनत कीजिए, बहुत अच्छे एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए प्लेटफॉर्म आप लोगों को हर तरह का मदद कर रहा है, तो उसका फायदा उठाइए, रिजल्ट लाइए। सभी लोगों को बहुत सारा आशीर्वाद, जितना गुड इवनिंग प्रणाम कर रहे। ठीक है, तो फैजी जो थे अकबर के नौरत्न में थे, फारसी कवि थे, और इन्होंने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था, जिसे रजमनामा कहते हैं। इन्होंने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था, जिसे रजमनामा कहते हैं। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि टेस्ट का फायदा तब है जो हमारा प्रश्न गलत होता है उसका अपना सेल्फ नोट्स बनाए, जैसे हम लोग लिखा रहे, एडिशनल क्वेश्चन लिखिए। और मैं, अब आप लोगों के पास समय कम है, वो संजीवनी का काम करे, वो संजीवनी का काम करेगा। भाई, महाभारत का फारसी में किसने अनुवाद किया? तो फैजी ने। फैजी कौन थे? तो अकबर के दरबार में नौरत्न थे।
फारसी कवि थे। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। एक क्वेश्चन हुआ। अब 1875 में न्यूयॉर्क में, यूएसए में, मैडम ब्लास्की ने इसका प्रचार किया था। भारत में एनी बेसेंट ने, जो 1893 में आई थी, उन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया और इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी का भारत में हेडक्वार्टर, मुख्यालय अदयार मद्रास में स्थापित किया था। अदयार मद्रास में स्थापित किया था। 79 का आंसर है मानसी बेटा ए, मैडम ब्लास्की। ठीक है, गलत नहीं करना है। ए, न्यूयॉर्क अमेरिका में 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार एनी बेसेंट ने किया था। ये आयरलैंड की रहने वाली थी, इरिस लेडी थी। उन्नीस 1917 में कलकत्ता के अधिवेशन में AINC के प्रथम महिला अध्यक्षा बनी थी। ये सब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम लोग का जो 35-36 साल का अनुभव है वो तुम लोग के साथ शेयर कर रहे हैं कि सब बच्चों का हमारा रिजल्ट हो जाए। चलिए, मैं फिर कहूंगा कि एडिशनल क्वेश्चन प्लीज नोट डाउन। एक हम्बुल रिक्वेस्ट है, 1881 में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किससे संबंधित था? तो वयस्क पुरुष मजदूर, स्त्री मजदूर, वो तो बाल मजदूर के लिए था। और किसने इसको पारित किया था? तो लॉर्ड रिपन ने। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसने पारित किया था? तो लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, मानसी बेटा सब आंसर गलत क्यों हो रहा है? सोच समझ के आंसर करो। निम्नलिखित में से किस आंदोलन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में माना जाता है? तो बहावी आंदोलन 1820 ईस्वी में शुरू हुआ था। ये लोग, इस आंदोलन के लोग सुधारवादी थे और ये खासकर सुन्नी संप्रदाय में सुधार चाहते थे। ये कहते थे कि जो चीजें हजरत मोहम्मद साहब ने कहा, यानी कुरान की बात और हदीस की बात, उसको ये करते थे। समझ रहे बात को? पटना में भी
इसका सेंटर था। शुरू में तो ये धार्मिक आंदोलन था, बाद में 1857 के विद्रोह में इन लोगों ने अंग्रेजों के अगेंस्ट में लड़ाइयां लड़ी। बिहार में इसका केंद्र पटना था। चलिए 82 का जो लोग, कितने लोग हैं जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। तो 82 क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कीजिए। सब ऐसे आंसर बी सी लिखते रहता है, लिखो जरा क्या सही करके आए हो। चलो आंसर है इसका ई। आंसर है ई। धन निकासी का सिद्धांत दादा भाई नेहरूजी ने दिया था। धन निकासी का सिद्धांत दादा भाई नेहरूजी ने दिया था 1896 ईस्वी में कलकत्ता के अधिवेशन में, जब रहीमुतुल्ला सयानी अध्यक्ष थे, तो निकासी के सिद्धांत को स्वीकार किया गया था। आप सब जानते हो, आप लोग 1896 कलकत्ता का अधिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है। इसी अधिवेशन में प्रथम बार रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम गीत गाया था। और वंदे मातरम ये बंकिम चंद्र चटर्जी के किताब आनंद मठ से लिया गया है। तो यहाँ 5-6 क्वेश्चन हो गए आपके लिए। धन निकासी का सिद्धांत कब स्वीकार किया गया? तो 1896। कहाँ के अधिवेशन में? तो कलकत्ता में। अध्यक्ष कौन थे? रहीमुतुल्ला सयानी। ये तो आज के क्वेश्चन का आपका आंसर हुआ। ठीक है। और 1896 का अधिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? किसी अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रथम बार वंदे मातरम गीत गाया था। ठीक है। और वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के किताब आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली के जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, तो स्वामी श्रद्धानंद।
स्वामी श्रद्धानंद। ठीक है। गांधी जी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य? कौन सा कथन असत्य है? यह साबरमती आश्रम से दांडी तक मार्च था, सही है। नमक कर का विरोध करना इसका प्रयोजन था। समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी जी ने नमक बनाया था, ठीक है, दांडी में। तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है। गुड। डेट को, प्रदीप, डेट को बार बार पढ़ोगे ना तो याद होगा। ऐसे बैठ के रटोगे तो बेटा याद नहीं होगा, रटने से याद नहीं होगा। सफलता का कीवर्ड है रिवीजन। बार बार रिवाइज करना है और उस चीज को कहीं ना कहीं किसी घटना से जोड़ना है, तो सब हो जाएगा। हिम्मत नहीं हारना है अब यहीं से कि हमसे नहीं होता। जवान आदमी हो तुम लोग, तुम लोग तो नदी का रुख बदल सकते हो। ठीक है। कल्चर रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, इस सबको रटना पड़ेगा। माओ जेडांग कम्युनिस्ट पार्टी का प्रमुख था, माओ जेडांग। एक वर्ड का क्वेश्चन है। स्पिनिंग जेनिंग मतलब सूत काटने वाला, बुनने वाला। मशीन। आंसर सी, आंसर सी काम है। बोलो। ठीक है। स्पेनिंग ज्विनिंग। अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसके राजकुमारी से विवाह करने के लिए बॉम्बे दहेज में दिया गया था? तो पुर्तगाल। 1661 ईस्वी में पुर्तगाल की राजकुमारी थी, पुर्तगाल की राजकुमारी थी कैथरीन। ठीक है। और कैथरीन की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से हुआ था। तो पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को बॉम्बे दहेज में दे दिया था 1661। कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन बताओ। मुंबई शहर की स्थापना किसने किया था? जल्दी लिखो। मुंबई शहर की स्थापना किसने किया था?
फ्रांसीसियों का अपना पहला कारखाना सूरत में 1668, 1669 में दूसरा मुसलीपत्तनम, आंध्र प्रदेश, राइट, मुसलीपत्तनम आंध्र प्रदेश, ये पहला था सूरत में। सूरत में अंग्रेजों का भी अस्थाई फैक्ट्री था जो 1613 में बना था। अभी तक एक आंसर नहीं आया कमेंट में कि भाई बॉम्बे शहर की स्थापना किसने किया था। सब बहुत मजा ले रहे हो भाई। प्रदीप कुमार जॉब चार्नुक ने तो कलकत्ता किया था बेटा, जॉब चार्नुक ने कलकत्ता किया था। बॉम्बे की स्थापना गेराल्ड अंगियार ने किया था। बॉम्बे की स्थापना गेराल्ड अंगियार ने किया था। सर्वप्रथम 1857 के विद्रोह को भारत के स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम किसने कहा था? तो बीडी सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर ने। विनायक दामोदर सावरकर ने निम्न तालिकाओं पर ध्यान दे, मैच करना है, ठीक है। तो नागपुर का अधिवेशन 1920, तो कांग्रेस संविधान में परिवर्तन, मद्रास अधिवेशन 1927, 6 साल के बाद महात्मा गांधी का वापसी, कलकत्ता अधिवेशन 1928, जवाहरलाल नेहरू के स्वतंत्रता, लाहौर अधिवेशन 1929, पूर्ण स्वराज, चौथा में ई, और कराची अधिवेशन मौलिक अधिकार तथा राष्ट्रीय आर्थिक नीति का प्रस्ताव, ठीक है। यहाँ लाहौर में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, कराची में वल्लभ भाई पटेल थे, नागपुर में सी राघवाचार्य थे। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत की गई थी? तो मोर्ले मिंटो सुधार 1909, इसको भारतीय परिषद अधिनियम कहते हैं। मोर्ले मिंटो सुधार को भारतीय परिषद अधिनियम कहते हैं। गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था।
इसमें सी आंसर होगा 1918। इस ऑप्शन में पहला है मजदूरों के कम मजदूरी दिए जाने के विरोध में। गांधी के साथ कौन लोग चंपारण गए थे? तो जवाहरलाल नेहरू को छोड़कर सभी लोग गए थे। 1 3 4 5। ठीक है, 1920 एवं 22 के बीच गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इसका सकारात्मक कार्य अंश नहीं था? तो आंसर ए नकारात्मक पक्ष था। जो नकारात्मक पक्ष में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, समझ रहे बात को, सरकारी विद्यालय महाविद्यालयों का बहिष्कार, सरकारी नौकरियों से इस्तीफा, न्यायालय का बहिष्कार, उपाधि को लौटाना, तो ये सब नकारात्मक पक्ष थे। ठीक है, बोलो इसका आंसर बोलो। 95 का आंसर जल्दी। भारत अपने नियंत्रण बढ़ाने हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए थे, परंतु निम्नलिखित में से एक युद्ध उसमें शामिल नहीं था। तो एंग्लो बांग्ला युद्ध कुछ नहीं था। ठीक है, कि राइट। ये भेड़ की तरह पूरी जिंदगी जीने से बेहतर है शेर की तरह एक जिंदगी जियो। तो टीपू सुल्तान बगल में, हाँ। टीपू सुल्तान का ये स्टेटमेंट है। टीपू सुल्तान चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में मरे थे। ठीक है, इनसे 2-3 क्वेश्चन बनता है। ये फ्रांस के जैकोबिन क्लब के मेंबर थे। फ्रांस के जैकोबिन, थैंक यू, कोई नहीं बैठो। फ्रांस के जैकोबिन क्लब के मेंबर थे।
और इन्होंने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था, नोट करना हो तो नोट कर लेना। ये विश्व भारती की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं किया था, ये रविंद्रनाथ टैगोर का है। पहले शांति निकेतन कहते थे, अब विश्व भारती यूनिवर्सिटी हो गया। रविंद्रनाथ टैगोर रचित गान जनगण मन सबसे पहले जनवरी 1912 में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? एक क्वेश्चन एक बार हम लोग कर चुके। भारत विधाता। इसको 1911 में जब इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम आया था तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता के अधिवेशन में इसको गाया था। DN धर 1911 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। DN धर 1911 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। मक्का में काबा इस्लाम के सर्वाधिक पवित्र स्थान को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? मस्जिद अल हरम। ये विश्व का सबसे बड़ा मस्जिद है। भारत में दिल्ली का जामा मस्जिद, जिसे शाहजहां ने बनवाया था, भारत का सबसे बड़ा मस्जिद है। वैसे विश्व का सबसे बड़ा मस्जिद काबा में मस्जिद अल हरम है। बाबर के बाद मुगल सिंहासन पर बैठने वाला तो उसका बेटा हुमायूं। 1530 में बाबर मरा था और 1530 से 40 और 1555 से 56 हुमायूं ने शासन किया था। हुमायूं ने शासन किया था। ये शिवाजी के संरक्षक थे दादाजी कोंड। क्रिस्टोफर कोलंबस 1992 ईस्वी में अमेरिका का महान खोजकर्ता था। किस देश द्वारा वित्त पोषित किया गया था? तो स्पेन। वास्को दा गामा पुर्तगाली था और कोलंबस स्पेन का था। कोलंबस स्पेन का था। पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? तो 1932 में हुआ था। महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच में। दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व। बी आंसर है इसका। ठीक है। किसने कहा था कि महात्मा गांधी भागते भूत की भांति धूल उठाते हैं, अस्तर नहीं है? ठीक है।
ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो विंस्टन चर्चिल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो 1916 लखनऊ। यहाँ पर अंबिका चरण मजूमदार कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1916 में लखनऊ में कांग्रेस के अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। यहीं पे नरम दल और गरम दल दोनों मिल गए थे। इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था, जिसे लखनऊ समझौता कहते हैं। ठीक है। लखनऊ समझौता में कांग्रेस के तरफ से बाल गंगाधर तिलक और मुस्लिम लीग के तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना ने साइन किया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांग्रेस के तरफ से बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, कस्तूतनिया का पतन कब हुआ था? तो 1453। विद्यार्थी जी जल्दीबाजी है, कहाँ जाना है? बोलिए आंसर। ABCD सिर्फ बोल देते हैं, क्या दिक्कत है? कुछ एडिशनल क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा तो आप ही को तो फायदा होगा। राजा राम मोहन राय, इनका प्रथम संस्था था 1815 आत्मीय सभा। 1828 ब्रह्मो समाज। एक करंट का क्वेश्चन आ गया, आंसर कर लीजिए। छपरा में है, ये मेरा जिला है, मेरे डिस्ट्रिक्ट में बनना है। छपरा में बन गया है लगभग, ठीक है। और एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया, सोन नदी बिहार में किस स्थान गंगा से मिलती है? तो सी, ठीक है। चलिए, थैंक यू। अगले संडे को फिर मिलते हैं, और तब तक आपका एग्जाम बहुत नजदीक आ जाएगा, तो सारा चीज फोकस कीजिए। और मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग रिवीजन कीजिए प्लीज। जितना रिवीजन कीजिएगा उतना फायदा होगा। सफलता का पूंजी है आज के समय में बार बार रिवीजन। टेस्ट कीजिए, समझ रहे बात को? चलिए, थैंक यू।